नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। सुक्खू सरकार में 2 से 3 नए मंत्री बन सकते हैं। नए मंत्रियों में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर और ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन शामिल हो सकते हैं। ये नई सुगबुगाहट इसलिए शुरू हुई है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से 1-to-1 मंत्रणा के बाद हिमाचल प्रदेश लौटे राज्य के मुख्यमंत्री का पहला बयान कैबिनेट के फेरबदल पर आया है। बड़ी बात है कि उन्होंने कैबिनेट में विस्तार के साथ फेरबदल की बात कही है, यानी फेरबदल मीन कि मंत्रियों के चेहरे बदलेंगे। हालांकि मंत्रिमंडल में सिर्फ एक पद खाली है, जिसके लिए क्षेत्रीय समीकरणों में कुल्लू जिला से ताल्लुक रखने वाले विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और कांगड़ा से संबंध रखने वाले ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन का नाम सबसे ऊपर है। सीएम के मंत्रिमंडल के बयान में, सीएम ने जो मंत्रिमंडल में फेरबदल का बयान दिया उसमें विधानसभा स्पीकर के कैबिनेट में एंट्री का राज छुपा साफ दिख रहा है। लेकिन अब संशय ये है कि एक सीट खाली है और 3 मंत्री कैसे बन सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल पार्टी का अगला अध्यक्ष किसी मंत्री को बनाया जा सकता है और विधानसभा की कुर्सी पर भी किसी मंत्री की ताजपोशी संभव हो सकती है। इन्हीं संभावनाओं और अटकलों के बीच अब ये चर्चा छिड़ गई है कि आखिर कौन मंत्री इसके लिए राजी होगा और क्या मंत्रियों की मर्जी के खिलाफ केंद्रीय हाईकमान किसी को क्या स्पीकर बना सकता है या पार्टी की कमान सौंप सकता है। अगर वाकई ऐसा होता है फिर कौन नाम इस दौड़ में शामिल है और कौन मंत्री ऐसे हैं जिनको मंत्री पद के साथ पार्टी कमान की मेरिट के आधार पर बागडोर सौंपी जा सकती है। अगर पूरे कैबिनेट पर नजर दौड़ाएं तो सबसे प्रमुख और सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का है। विपक्ष में रहते हुए जयराम सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के कारण सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आए मुकेश अग्निहोत्री सुक्खू सरकार में डिप्टी सीएम है। अगर सरकार उन्हें डिप्टी सीएम के साथ संगठन कमान सौंपती है तो उन्हें राज्यसभा के रास्ते दिल्ली भेजने का ऑफर दिया जाता है, तो वह प्रदेशाध्यक्ष के लिए सबसे बेहतर और मजबूत विकल्प हो सकते हैं। चर्चा है कि राज्यसभा चुने जाने के बाद वह कैबिनेट का पद भी छोड़ सकते हैं। दूसरा विकल्प धनीराम शांडिल के रूप में हो सकता है। सबसे वरिष्ठ और काबिल मंत्रियों की सूची में शामिल कर्नल धनीराम शांडिल, इन्हें विधानसभा अध्यक्ष की नई भूमिका में लाए जाने की सियासी गलियारों में लंबे समय से चर्चा है। तीसरा विकल्प हर्षवर्धन चौहान का है, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं और बतौर संसदीय कार्य मंत्री सरकार को बचाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभा चुके हर्षवर्धन चौहान, अगर उन्हें संगठन की कमान सौंपी जाती है और मंत्री पद साथ दिया जाता तो इसके लिए हर्षवर्धन चौहान पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। लेकिन इससे कैबिनेट में नए चेहरे की एंट्री की संभावनाएं बेहद कम हो जाएंगी। चौथा विकल्प जगत सिंह नेगी हो सकते हैं, लेकिन पहले से नज़रअंदाजी का सियासी मुद्दा झेल रहे मंडी संसदीय क्षेत्र के कारण क्या जगत सिंह नेगी को यहाँ पर कैबिनेट से ड्रॉप कर मंत्री बनाया जा सकता है। ये संभावना इसलिए कम दिखती है क्योंकि क्षेत्रीय समीकरणों की इस समय जरूरत है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से जगत सिंह नेगी के अलावा किसी और को मंत्री बनाया जाए। इस कारण उनके प्रदेशाध्यक्ष के भूमिका में एक बेहतर विकल्प तो हो सकता है, लेकिन मंत्री पद उनका साथ रखा जाए तभी ये संभव हो सकता है, तभी ये संभावना हो सकती है। 5वां विकल्प देखें तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का है, जिनके नाम की जबरदस्त चर्चा भी चल रही है। लेकिन उन्होंने अपने प्रस्ताव के दौरान केंद्रीय हाईकमान को कहा था कि आपने मुझे जो दायित्व सौंपा उसे मैंने बेखूबी निभाया और मैं इस दायित्व से बेहद संतुष्ट हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्रीय हाईकमान मुझे यहाँ पर पार्टी प्रेसिडेंट बनाती है तो मुझे पंचायत चुनावों तक मेरा मंत्री पद रहने दिया जाए। अब इस पूरे समीकरणों में देखा जाए तो रोहित ठाकुर को इसका जबरदस्त लाभ हो सकता है, क्योंकि रोहित ठाकुर सेकंड लाइन के एक ताकतवर नेता के रूप में उभर सकते
सकते हैं, शिमला जिला से ताल्लुक़ रखते हैं, शिमला जिला में उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ सकता है, उनका प्रोफाइल ऊपर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वह चुनाव जीत कर आ रहे हैं, इसके साथ वह कैबिनेट में रह चुके हैं और पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी प्रदेश में, और दूसरा जो एक शिक्षा मंत्री का जिस तरह की कार्यशैली है, सबको साथ लेकर चलना, शालीन छवि है, हम्बलनेस उनके स्वभाव में है, किसी से उनका कोई पंगा नहीं होता, कोई विवाद नहीं होता, तो वे पार्टी के लिए भी भविष्य के एक बड़े नेता बन सकते हैं। छठा विकल्प अनिरुद्ध सिंह राणा का है। उनकी पृष्ठभूमि जबरदस्त है, लगातार चुनाव जीत कर आ रहे हैं और जिस प्रकार की उनकी युवाओं में पैठ है, ना केवल हिमाचल प्रदेश में, अपनी बेबाक टिप्पणियों के चलते वे देश के युवाओं की भी पसंद बन चुके हैं। लेकिन क्या वे कैबिनेट से अपना मंत्री पद छोड़ने को तैयार होंगे, उसकी संभावना कम दिखती है। और उन्हें अगर मंत्री पद के साथ अगर उन्हें आगे कंटिन्यू किया जाता, कमान सौंपी जाती है पार्टी की, फिर वे तैयार हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली कितनी तैयार होगी ये कहना मुश्किल है। सातवां विकल्प विक्रमादित्य सिंह का, जो कि एक जबरदस्त पार्टी के आइकॉन भी उन्हें कहा जाता है, युवा है, बिल्कुल पॉपुलैरिटी है, वीरभद्र सिंह की लेगेसी है, होली लॉज का प्रभाव है, एक रुतबा है। विक्रमादित्य सिंह युवाओं की सबसे बड़ी पसंद प्रदेश में हो सकते हैं, लेकिन क्या वह मंत्री पद छोड़ देंगे? क्या दिल्ली मान जाएगी? क्या सीएम सुक्खू तैयार हो जाएंगे? इसके लिए कई ऐसे बड़े सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी मंत्री को बना दीजिए, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, मेरी कंसेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरे विकल्पों पर सोचना तो आठवां विकल्प राजेश धर्मानी का है, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और जिस प्रकार की उनकी ईमानदार छवि है, संगठन का लंबा अनुभव है, वह एक बेहतर विकल्प जरूर हो सकते हैं। लेकिन क्या वह भी अपना मंत्री पद छोड़ देंगे? क्या दिल्ली राजी हो जाएगी कि राजेश धर्मानी, जिनका इतना लंबा अनुभव है, उन्हें कैबिनेट से हटाकर आप पार्टी की कमान सौंप दीजिए? ये बड़ा सवाल है। नौवां विकल्प यादविंद्र गोमा हो सकते हैं, जिन्हें हाईकमान के आदेश और मुख्यमंत्री की सहमति से कैबिनेट में लिया गया था। यूथ हैं, बिल्कुल युवा हैं, उनकी संभावना यहाँ पर कम दिखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री पद के साथ अध्यक्ष का ताज मिल पाएगा? क्या इसके लिए केंद्रीय हाईकमान और सीएम सुक्खू राजी हो जाएंगे? क्योंकि चर्चा यही है कि मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तभी कैबिनेट में 3 चेहरे नए शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले अध्यक्ष की ताजपोशी प्रदेश कांग्रेस और केंद्रीय हाईकमान के लिए फिर से एक टेढ़ी खीर बनती जा रही है। क्या कांग्रेस के पास मंत्रियों के अलावा दूसरा बड़ा चेहरा इस समय नहीं है? क्या ठाकुर कौल सिंह पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं है? क्या रामलाल ठाकुर पार्टी के जनाधार वाले नेता नहीं हैं? क्या चंबा से ताल्लुक रखने वाली तेज तरार कांग्रेस नेत्री आशा कुमारी क्या एक बड़ा चेहरा पार्टी का नहीं है? हैवी वेट वाले क्या पार्टी के पास नेता नहीं है? क्यों बार बार मंत्रियों की तरफ देखा जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल अब कार्यकर्ताओं के बीच उठ रहा है। और क्या कांग्रेस में कोई ऐसा विधायक नहीं जो पार्टी की कमान संभाल सके? चाहे वो विधायक कुलदीप राठौर की बात हो, संजय रतन की बात हो, आशीष बुटेल की बात हो, कई भवानी सिंह पठानिया की बात हो, कई ऐसे मजबूत नेता है, संजय अवस्थी की बात हो, कई पार्टी के ऐसे ताकतवर नेता हैं, कई विधायक हैं जो संगठन को संभालने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ये जो क्यास लग रहे हैं कि किसी जनाधार वाले नेता को पार्टी की कमान सौंपी जाए, तो क्या अगला सवाल ये नहीं उठता, क्या जनाधार वाले नेता आसमान से टपकते हैं? क्या जनाधार वाले नेता क्या खुद ऐसे सामने प्रकट होते हैं? जी नहीं। आप तमाम हिस्ट्री देखिए, जनाधार वाले नेता तब बनते हैं जब केंद्रीय हाईकमान उन पर भरोसा जताता है, विश्वास करता है, राज्य के मुख्यमंत्री उन्हें आगे लाते हैं, दिल्ली उन्हें आगे लाती है, तब बड़े नेता बनते हैं। सीएम सुक्खू खुद इसका उदाहरण है, खुद ज्वलंत इसका उदाहरण है, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया तब बड़े नेता बने। जयराम ठाकुर को देखिए, पहला चुनाव जीता, दूसरी बार जीत कर आए, तुरंत पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए, बड़े नेता बन गए। आप प्रोफेसर धूमल देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्हें विधानसभा लाए, सीधा उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश के बड़े ताकतवर नेता हुए। आप मानचंद राणा को याद कीजिए, मानचंद राणा जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के भाजपा के सबसे बड़े नेता, देश के बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री शांता कुमार को हरा दिया था, वो कदावर नेता बन गए क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, उन पर भरोसा दिया। ऐसे कई नेता जब पार्टी हाईकमान उन्हें दायित्व सौंपती है, उन्हें मैदान में उतारती है, वो कदावर नेता बन जाते हैं। कदावर नेता आसमान से नहीं टपकते हैं। इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, उसके बाद कैबिनेट
का विस्तार होना, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि फिलहाल चर्चाओं में शामिल हैं, हकीकत में बेहद कम होते हुए, फलीभूत होते हुए दिख रहा है। उधर पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने एक बार फिर बड़ा बयान दाग दिया है। ठाकुर सिंह भरमौरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे मेरे समर्थक भटियात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं। जहां से विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया चुनाव जीत कर आए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उस विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि मेरे समर्थक मुझे वहां से चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं और मेरे बेटे के लिए भरमौर से चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता चाहते हैं। भरमौरी साहब का आखिर ये दर्द क्यों छलका, इसके पीछे बड़ी वजह है। जिस प्रकार से भरमौर में ललित ठाकुर को लॉन्च किया गया है, उन्हें सरकार का पूरा वहां पर सहयोग मिल रहा है, उससे नाराज भरमौरी ने इशारों में यह भी कहा कि जिन नेताओं ने 3 से 4 बार विभिन्न राजनीतिक दल बदल लिए, बार बार पार्टियां बदल ली, उन नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। और इसके पीछे उन्होंने अपना दर्द जताते हुए कहा कि मैं भटियात से चुनाव लड़ सकता हूं और बेटा भरमौर से। दूसरी खबरों का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में ट्रेनी भर्ती से जो 2 साल के बाद टेस्ट की शर्त है, उसमें राज्य सरकार क्लैरिफिकेशन करेगी। टेस्ट की शर्त को मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कि जो रेगुलर किए जाएंगे वो टेस्ट के बाद नहीं होंगे, सिर्फ प्रमोशन के लिए टेस्ट की शर्त रखेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने आज चीफ सेक्रेटरी को अपने सरकारी आवास ओकओवर में बुलाकर आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग के साथ बैठक करेंगे, इसकी क्लैरिफिकेशन भेजी जाएगी और अगर कैबिनेट से इसकी मंजूरी की जरूरत होगी तो ये एजेंडा कैबिनेट में भी लाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने पटवारी की भर्ती के लिए भी नियमों में बदलाव करने के आदेश दे दिए हैं। अगले महीने पटवारी भर्ती के लिए पद एडवर्टाइज किए जाएंगे और इसमें बड़ा बदलाव ये होगा कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश में पटवारी की भर्ती होगी, उनका भी ट्रेनिंग का कार्यकाल 2 साल रहेगा, लेकिन अब जोगिंद्रनगर में जाकर पटवारी को ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। पटवारियों को ट्रेनिंग की शर्त हटा दी जाएगी। ये पटवारी भर्ती के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। आज चीफ सेक्रेटरी और वित्त विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री ने अपनी सरकारी आवास ओकओवर में बुलाए थे और उनसे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई, क्योंकि अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से चर्चा की कि 15 अगस्त आने वाला है, अनाउंसमेंट का क्या क्या पैमाना रहेगा, क्या क्या मापदंड रहेंगे, क्योंकि डीए की तरफ कर्मचारी जो लगातार सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारा हक हमें कब मिलेगा। इसे लेकर ये बड़ा सवाल इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि जब पिछला बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने का जिक्र किया गया। पांगी में जब 15 अप्रैल का कार्यक्रम था तब कहा गया कि 1 जुलाई को कर्मचारियों को वेतन के साथ उनका महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा, लेकिन अब अगस्त महीना शुरू हो चुका है, 15 अगस्त एक और बड़ा योजना आने वाला है, लेकिन कर्मचारियों को उनका एरियर और महंगाई भत्ता नहीं मिला है। इसके चलते आज चर्चा जरूर हुई है, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं हो पाया है। प्रदेश में पहली बार पंचायतें सौर परियोजनाओं से बिजली तैयार करके बिजली बेचेंगी। हरित पंचायतों में परिवर्तित करने की योजना के दूसरे चरण में हिम ऊर्जा ने राज्य की 13 और पंचायतों की जमीन का चयन कर लिया है। इसमें चंबा की करियां और भटियात, हमीरपुर की चलों, कांगड़ा की हड़ोली, थला उरला, परगोड़ और बसंतपुर, शिमला की कीर्ति और सरोग, सोलन की भारती, दून, कंडोल और नवगांव के अलावा ऊना जिला की देवली पंचायतें शामिल हैं। प्रदेश में मादक पदार्थों की निरूपण का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त दवा कंपनियों के संचालन की निगरानी करने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जा रही है। इस कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस और औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे और इसे नियामक मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने का काम सौंपा जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के 7 डिग्री कॉलेज को डीनोटिफाई कर दिया है। इसमें सिरमौर का नारग, शिमला का ज्यूरी, पबावो, ऊना का बसदेड़ा, लाहौल स्पीति का काजा, हमीरपुर के टोनी देवी व गलोड़ कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों को खोलने की अधिसूचना जयराम सरकार में की गई थी, लेकिन अब राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में इन कॉलेजेस को बंद करने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। प्रदेश में अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाने वाले स्कूल के खिलाड़ियों को पनीर, जूस और मक्खन परोसा जाएगा। सरकार की ओर से डाइट मनी बढ़ाने के बाद अब डाइट चार्ट में बदलाव किया गया है। इसके चलते विद्यार्थियों को भरपेट खाने के साथ पौष्टिकता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। हाई कोर्ट ने जिला सिरमौर के हरिपुर में सरकारी प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील वर्कर के पद से बर्खास्त की गई महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए
सरकार को अपने पारित आदेशों में उस महिला की नियुक्ति के सकारात्मक विचार करने के निर्देश दिए, यानी दोबारा उसकी वहां पर नियुक्ति की जाए, इस बारे में विचार करने के सरकार को आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पारित आदेशों में कहा है कि पेंशन के लिए वर्ग 4 स्टेटस की अवधि को उनकी योग्यता सेवा में गिना जाए। अदालत ने कहा कि 2 महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना के तहत याचिकाकर्ता को पेंशन जारी की जाए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा, यदि सरकार ऐसा करने में विफल रही तो 6% की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। हर साल 6% इंटरेस्ट देना होगा। किन्नौर जिला में कैलाश यात्रा पर गए पश्चिम बंगाल के एक तीर्थयात्री दुखीराम का शव पार्वती कुंड के पास से मिला है। उधर चंबा होली सड़क मार्ग पर स्थित ज्यूरा माता मंदिर के पास बीती रात एक बोलेरो गाड़ी रावी नदी में जा गिरी। इसमें सवार सुनील कुमार चालक की मृत्यु हो गई। ऊना जिला गगरेट में ड्रग तस्करी के मामले में स्टेट सीआईडी ने एक और एफआईआर दर्ज की है। इस बार खाकी पर ड्रग तस्करों का साथ देने का दाग लगा है। स्टेट सीआईडी ने ड्रग तस्करी मामले में महत्वपूर्ण माने जा रहे एक डिजिटल उपकरण से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस थाना गगरेट के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस मामले में स्टेट सीआईडी भराड़ी ने पुलिस थाना गगरेट के एसएचओ सन्नी गुलेरिया, सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह, इसके अलावा थाने के मुंशी रजत, जिला साइबर सेल के कर्मी राजन और अनिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। धर्मशाला पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर महिला को एक बार फिर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए राज्य सरकार की अनुमति से 3 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया है। ये महिला कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र की रहने वाली है और इस महिला के घर पर कई बार छापेमारी हो चुकी है, कई बार नशे की खेप पकड़ी जा चुकी है। बार बार नशा तस्करी से जुड़े मामलों में इसका शामिल होना, बार बार नशे से जुड़ी सामग्री पकड़े जाने पर पुलिस ने होम डिपार्टमेंट को प्रपोजल में लिखा था कि 3 महीने के लिए इस महिला को नज़रबंद रखने के आदेश पारित किए जाएं। इस पर राज्य के गृह विभाग ने पुलिस की रिकमेंडेशन पर महिला को नज़रबंद कर दिया है। अब अगले 3 महीने तक ये महिला नज़रबंद रहेगी। बिलासपुर जिला के गुमारवी में मिले एसबीआई क्लर्क के शव के पास 4 पेज का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में पूर्व सैनिक ने खुद को ईमानदार व्यक्ति बताया है, साथ ही काम के दबाव में लिखा है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों को मारती पीटती थी, मेरे से उससे रोज विवाद चला रहता था। इसके अलावा हमारे पिता, यानी अपने पिता के बारे में लिखा है कि हम 2 भाइयों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में पिता नाकाम रहे, वे बिल्कुल मध्यस्थता नहीं निभाते थे। इसके अलावा उन पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। दरअसल सुसाइड नोट मिलने वाले इस एसबीआई क्लर्क की बात की जाए तो ये नेवी से रिटायर होकर वापस लौटे थे और एसबीआई बैंक में इन्हें नौकरी मिली थी, लेकिन इन्होंने पिछले कल कार के भीतर इन्होंने एक नई टेक्निक के साथ सुसाइड किया था। हालांकि अब ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या का मामला या हत्या का, क्योंकि तमाम एविडेंसेस अब जुनगा में जांच के लिए भेजा जा रहे हैं, क्योंकि जो तकनीक अपनाई गई है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए भी बिल्कुल नई है। जिस प्रकार से वो सुसाइड किया गया है वो एक नया मामला, इसलिए इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये तय हो पाएगा ये मामला हत्या का या आत्महत्या का है। कुल्लू जिला में 6 गांवों दलियाड़, दरमेड़ा, टालिंगा, बालू, कुवानी और रोनाल में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इसमें बंजार की तीर्थन घाटी की गलियाड़ और सैंज के दरमेड़ा गांव पर अधिक खतरा बन गया। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने दरमेड़ा व गलियाड़ गांव को भूविज्ञानियों की टीम के सर्वे के लिए बुलाया है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से लेकर अब तक 208 लोगों की जान गई है, जबकि 313 लोग चोटिल हुए हैं और 37 लोग अब भी इस मानसून के मलबे में दबने के बाद 37 लोग प्रदेश में अब भी लापता चल रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। बादल फटने, भूस्खलन व बाढ़ के चलते अब तक 2277 मकान और दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। 1817 गौशालाओं को क्षति पहुंची है। प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन व बाढ़ के चलते अब तक नुकसान का आंकड़ा 1988 करोड़ पार पहुंच गया है। सड़क हादसों में 96 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश के मंडी जिला में आई आपदा में 1424 मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त
हुई हैं। मंडी जिला में मानसून सीजन में 42 लोगों की मौत हुई है, जबकि 48 लोग घायल हुए हैं और 27 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, 12 को ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और 13 अगस्त को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।